हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का इतिहास। हिस्ट्री तो मतलब आप समझते ही होंगे, हिस्ट्री बोले तो अतीत का अध्ययन, यानी बीती हुई बातों का अध्ययन करना, पढ़ाई करना ही इतिहास कहलाता है। और हाँ, यहाँ पे बात कर रहा है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स बोले तो गणित, इसको हिंदी में बोलते हैं गणित, हिंदी में गणित और इंग्लिश में मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का अगर पूरा वर्ड का मीनिंग का अगर फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा निकल करके सामने आता है, जिसमें से एम का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी बोले तो याद करना, यानी वैसे बच्चे जिसके पास मेमोरी यानी स्मरण करने की शक्ति पावरफुल ज्यादा हो। दूसरी बात एक्यूरेसी यानी शुद्धता, उसके अंदर में क्वालिटी में पूरी शुद्धता, कुछ भी कमी नहीं हो, कुछ भी गलत या कटुता नहीं हो। तीसरा, उसके पास में टैलेंट रहना चाहिए, उस मैथ के बारे में यानी प्रतिभा रहना चाहिए। एक बात और, टैलेंट किसी बच्चे को ना जन्म के साथ ही मिलता है, वो बनता नहीं है। और टैलेंट एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी बच्चे के अंदर में खुद ब खुद क्रिएट नहीं होता है, बल्कि उसके पास जन्म के साथ में ये आता है। जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ में बच्चे यानी जन्म से बोले थे या तो मतलब बचपन से ही वो मैथ के प्रति आकर्षित होते हैं और काफी तेज होते हैं मैथ के प्रति। और तीसरा में आता है यानी बोले तो हार्ड वर्क, यानी मैथ अगर पढ़ाई करना है आप तो इसमें कड़ी मेहनत पूरी तरीका से करना होगा, यानी आपको पूरा डूब जाना है इसके अंदर में। पूरा कड़ी मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर में डूब जाना है। अगर हाँ, इसके अंदर अगर आपको पास में ये सारी चीजें लेकिन हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं, तो सारी चीजों का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सारी सफलताओं का राज है। इस वजह से हाँ, मेहनत करते रहे, चाहे तो ये मैथमेटिक्स हो या तो फिर किसी अदर विषय, चाहे आप अपने किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत तो करना ही होगा। तीसरा, एंथुइज्म बोले तो उत्साह, यानी उस बच्चे के पास में उत्साह होना चाहिए मैथ को बनाने के प्रति, किसी सवाल के प्रति तुरंत में बनाने के लिए एक्टिविटी रहना चाहिए, क्षमता रहे, उत्साह रहना। तीसरा, माइंड बोले तो दिमाग पूरा एक्टिव है, चालू रहना चाहिए माइंड। तीसरा बोले तो अटेंशन बोले तो ध्यान, यानी मैथ पढ़ने के लिए आपको पूरा फुल फोकस के साथ में ध्यान देना होगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगा, वरना मैथ नहीं समझ सकते हैं। और ये बच्चों वाली खेल नहीं है कि किसी को भी मैथ समझ में आएगा, इसलिए मैथ को समझने के लिए हाँ, इतना जरूर जान लीजिए कि कोई भी कमजोर स्टूडेंट जो मैथ नहीं जानते वो भी मैथ जान सकते हैं, लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को फॉलो करेगा तब। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है टी बोले तो टैक्ट, बोले तो चातुर्य, यानी उस बालक के अंदर में चातुर्य रहना चाहिए, चातुर्य। अगला आता है इंटरेस्ट, यानी जब तक कि बच्चे को उस चैप्टर या उस विषय में मजा नहीं आएगा ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तुम ही देख लो ना यार, कितना स्टूडेंट करता है, उसके माता पिता पूरा फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उसको पढ़ाई में मजा आता ही नहीं, उसको अदर ही क्षेत्र में मजा आता है, जिसके वजह से वो अलग ही खेलता है। लेकिन अगर जरा सा सोच के देखो, अगर किसी बालक को मैथ में ही इंटरेस्ट आ जाए, मैथ के अंदर में ही पूरी क्षमता से वो पढ़ने लगे, तो बताओ कितना तेज हो जाएगा। इस वजह से मैथ को पढ़ने के लिए आपको ये रुचि जगानी होगी इसके अंदर में। रुचि कब जागेगी, जब आपके पास में ये सारी चीजें उपलब्ध रहे। लेकिन हाँ, कितने बच्चे अगर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो इतना जरूर जानना कि मेहनत मजा भी रहना चाहिए, रुचि भी रहना चाहिए। और ये हाँ, कड़ी मेहनत की धीरे धीरे आप मेहनत करते रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर में जागती रहेगी। किसी भी चीज को अगर चाहेंगे कि आप फर्स्ट डे में कुछ कर ले, तो ये आपके पास ये संभव वाली बात नहीं है। तीसरा आता है क्लीवरनेस, चालाकी रहनी चाहिए। किसी भी मैथ वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी चालाकी से उसको देखना, स्मरण करना, क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं बन रहा है तो दूसरे तरीके से बनाना, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से बनाना, इस तरीका से बनाना, क्लीवरनेस रहना चाहिए। और चौथा, लास्ट सबसे नंबर पे है, जो है सिंसियरिटी, बोले तो ईमानदारी। ये तो सारी अच्छी चीजें हैं यार, ईमानदारी तरीके से आप मैथमेटिक्स को बनाएंगे तो मैथ भी आपका साथ देगा और अच्छे तरीके से बनेगा। और एक बात और, इतना सारे फुल फॉर्म को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नोट डाउन करके। और एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए, मैथ का जो पितामह है, जो आर्किमिडीज को माना जाता है, और उनका जन्म 287 BC में हुआ था और मृत्यु 212 BC में। एक्चुअली इनको मैथ का पिता मानने का भी एक रीजन है। दरअसल इतना साल पहले आर्किमिडीज ने ही ज्यामितीय रचनाओं के बारे में सारी जानकारियां दी थी। वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल,
बेलन का क्षेत्रफल आदि निकालने में बड़ा ही सहायता किए थे। और भी बड़े, और ये क्या है कि बचपन से ही ये मैथ में काफ़ी रुचि कर रहे थे, मैथ में रुचि कर थे, जिसकी वजह से ये मैथ काफ़ी बहुत जानते थे, जिसकी वजह से इन्हें मैथ का पितामह कहा जाता है। और हाँ, अभी इसके अंदर में देखा जाए तो मैथ में, अगर मैथ के अंदर में ये सारी अंक अगर नहीं आए, ये वाले अंक, मैथ के टोटल 10 नंबर है। 10 नंबर में 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये टोटल 10 नंबर्स। ये 10 नंबर जो है 10 नंबर, ये 10 नंबर अगर नहीं रहे गणित में तो सारे मैथ खत्म हो सकती है, मैथ का कोई मतलब ही नहीं है। इसी वजह से इसका तो हिस्ट्री जानना ही चाहिए कि आखिर ये जीरो उत्पन्न के, जीरो जीरो तो मेन है, क्योंकि ये जीरो के वजह से ही बहुत सारी कहानियां इस तरह से घटित हो गई कि भाई जीरो की वजह से बहुत सारी संख्याएं इतनी विशाल होती चली गई कि पता ही नहीं चला। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो अच्छी तरीके से आता था, दिखाएंगे कि अभी बहुत सारे। तो चलिए चलते हैं हम इस वाले हिस्ट्री पर, ठीक है। चलिए अब बताते हैं गिनती का इतिहास। चलिए, गिनती का इतिहास को जानने से पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि गणित की शुरुआत मानव के विकास के साथ आरंभ हुआ था, मानव के विकास के साथ में हुआ था। एक्चुअली ये बात, गणित कोई छिपा कोई वस्तु नहीं है जिसको जो छुपा हुआ था कहीं पे और उसको ऐसे ढूंढे और निकल के बाहर आया और उसकी खोज हुई। इसके इसीलिए इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं, मतलब बोले तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं इसको कि हम 1280 ईस्वी में खोजे हैं, या तो फिर 1000 या फिर 1000 ईसा वर्ष पूर्व अष्ट हुआ है। ये सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मानव का विकास जिस तरह से डेवलपमेंट होता जा रहा था उसी तरह से गणित धीरे 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 कर करके वो अपना विकसित रूप लेता जा रहा था। और गणित में मात्र, गणित एक ऐसा गणित ही बोले तो मैथमेटिक्स में सिर्फ अंकों का अध्ययन किया जाता है और कुछ भी नहीं। अंक का ही अध्ययन ही गणित कहलाता है। देखा जाए गणित का परिभाषा में अंक का अध्ययन ही गणित कहलाता है। और देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, क्योंकि अभी यहाँ पे गिनती का इतिहास बता रहे हैं, तो गिनती का इतिहास को जानने से पहले आपको हम चलते हैं पूरा समय से पीछे लेकर के, अभी से लेकर के पूरा समय से पीछे। यानी अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 के पूरा पीछे करके निकलते हैं पीछे की तरफ। बोले तो 20 लाख साल पहले मनुष्य का आगमन हुआ था इस धरती पर, यानी विकसित होना स्टार्ट कर दिया। अब 12,000 ईसा वर्ष पूर्व में, 12,000 ईसा वर्ष पूर्व मनुष्य पूरा डेवलपमेंट में हो गया था, आग खोज लिया था, और इस तरह से पाषाण काल हुआ। पाषाण काल बीत करके पूरा मानव लगभग 3000 से 3000 ईसा वर्ष पूर्व, 3000 ईसा वर्ष पूर्व से 2000 ईसा वर्ष पूर्व के अंदर पूरा डेवलपमेंट हो गया था। डेवलपमेंट बोले तो इस तरह के, इस काल में अधिकतर चीजें खोज ली गई थी। इस काल में कैसी ऐसी चीजें भी बनाई गई है जिनको आज मानकर बड़ी आश्चर्य लगता है, जैसे कि इजिप्ट का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, जो मिस्र में जो बना हुआ बड़ा सा पिरामिड है, जो एक त्रिभुजाकार है, लगभग त्रिभुज के आकार का है। और ये पिरामिड है जिसकी ऊंचाई, एंगल पूरा लगता है जैसे कि मैथमेटिक्स का आरंभ उसी ने किया था, पूरा एग्जैक्ट तरीके से पूरा प्रमाण बनाया हुआ है। अब उसका अलग ही टॉपिक है। तो चलिए मैं अभी गिनती के इतिहास पे आता हूँ। तो गिनती के इतिहास में प्राचीन काल बोले तो पहले वाले काल, यानी अभी समय से बहुत ही पीछे वाले काल में बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब मनुष्य की कोई गिनती नहीं आता था। वो, अब मान लो किसी व्यापारी है, कोई व्यापारी है, तो उसको गिनती या बोले तो अभी भी इस संसार में गिनती का भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है एक चिड़िया है, ठीक है, एक चिड़िया है, तो एक चिड़िया को कैसे मालूम पता चलता है कि उसके घोंसले में 2 अंडा है, जबकि वो तो गिनती जानती भी नहीं है। फिर भी वो जानती है कि घोंसले में 2 अंडे थे मेरे। अगर किसी ने अगर 1 अंडे चुरा लिए हैं तो उसको पता चल जाएगा कि 1 अंडा मेरे किसी ने चुरा है। तो आप आखिर हमें ये बताइए कि आखिर वो अपने माइंड में ऐसी कौन सी थॉट या कौन सी इमेजिन शक्ति करती होगी कि वो जानती होगी कि ये 2 है और ये 1, कैसे जानती होगी आखिर, जिसे उसको तो पता नहीं है कि 2 इसको कहते हैं और 1 इसको कहते हैं। तो आखिर वो अपने माइंड में ऐसी कौन सी थॉट लगाती होगी जिसके वजह से चलता होगा 2 या 1। किसी भी मुर्गी के अंडे या किसी भी चिड़िया के अंडे को किस तरह से पता चलता होगा कि मेरे 1 अंडे खो गए, 2 अंडे खो गए, क्योंकि उसे भी गिनती का मालूम है नहीं, लेकिन फिर भी उसे चलता है पता। उसी तरह गिनती थी,
लेकिन किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन मनुष्य का विकास होता गया और डेवलप करता गया और इसने अपने गिनने के लिए अंक बनाए, जिसमें से कि देखा जाए तो पहले अगर व्यापारी को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बकरी चराने वाला है तो बकरी चराने वाला अपने बकरी को किस तरह से गिनता होगा, इस तरह से तो नहीं गिनता होगा, क्योंकि काउंटिंग उस टाइम तक थी नहीं, तो वो उस टाइम इस तरह से गिना करते थे। आप बचपन में एक खेल खेलते होंगे ऐसे ऐसे पार करके, ठीक है, और हमारे भाषा में इसको झुनझुन कटोरिया कहते हैं, ठीक है। आप अपने भाषा में बताना कि आप अपने भाषा में इसको क्या कहते हैं। लेकिन मेरे भाषा में ये सब इस तरह से होता था, बचपन में ऐसे ऐसे खेला करते था, खेल करके और छिपा कर आता था तो उसको काटते थे, यानी इसको काउंटिंग या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से किया जाता था। एक लिखना रहता था तो एक ऐसे लिखता था, और जिसके पास 2 रहता था 2 ऐसे लिखता था, 3 लिखना रहता था 3 लकीर, 4 था 4, 5 था 5। अगर देखा जाए तो अगर 1000 लिखना रहता था तो 1000 लकीर बनाना पड़ता था। ये कितनी बड़ी संख्या बन जाती होगी, जो कि पॉसिबल नहीं थी बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए। और अगर इसी वजह से इस संख्या को रिजेक्ट कर दिया गया, ये प्राचीन काल में असफल रह गई और धीरे धीरे यह संख्याएं विलुप्त हो गया, विलुप्त होकर के ये संख्याएं बनी। देख लीजिए इस संख्या में प्राचीन काल के में थोड़ा सा एक अलग ही डिफरेंट आया कि 1 को इस तरह से लिखा जाता, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, और 4 को इस तरह से, और 5 को देख रहे हैं 5 को बना दिया गया, 5 पत्तियों की तरह बना गया। और 9 को देखिए 9 यानी 5 ऊपर बनाया गया, 4 नीचे। अब 10 को जब बनाने की पारी आई तो 10 को बनाने के लिए एक अलग ही सिंबल बोले तो एक अलग ही चिन्ह बना दिया गया, ताकि मैं अंक लिखने में काफी देख रहे हो कि इतनी बड़ी संख्याओं का एक मेल, यानी 10 सिर्फ इतना बड़ा, 20 टोटल संख्या मात्र इतनी छोटी सी जगह में लिखा गया। इस तरह से माइंड धीरे धीरे विकास होता गया और गणित का अंक का विकास होता गया। लेकिन हाँ, अभी भी जीरो की जानकारी स्पष्ट रूप से किसी ने भी नहीं दिया था। जीरो की जानकारी अभी भी स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं दिया था। चलिए रोमन की संख्या में आते हैं। रोमन की संख्या में भी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ी संख्याएं लिखी हैं, लेकिन कहीं भी जीरो नहीं है। लेकिन बेबीलोन के सभ्यता में जीरो को दर्शाने के लिए ये 2 वाली संख्या यूज किया था। इसी बेबीलोन की सभ्यता भी बहुत ही अच्छी सभ्यता है। और सभ्यता बोले तो एक शहर, एक विकसित शहर जो प्राचीन काल में कहीं अभी खो गई है। और ये माया सभ्यता है, ये माया संस्कृति बोले तो माया सभ्यता में देखिए जीरो को किस तरह से लिखा जाता था। ये है एक सेल बोले तो ये देखते होंगे समंदर के किनारे या किसी नदी के किनारे में एक इतना बड़ा छोटा सा रहता होगा, जिसको हम अपने देहाती लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में इसको सितुआ बोलते हैं। और ऐसे तो सेल बोला जाता है, सेल। और एक और रहता है तो इसको सेल बोला जाता है। और एक को दर्शाने के लिए ये सब माया सभ्यता में एक बिंदु को दर्शाते हैं, 2 को दर्शाने के लिए 2 बिंदु, 3 को 3 बिंदु, 4 को 4 बिंदु, 5 को जब लिखने की बारी आती है तो वो 5 को एक लकीर के माध्यम से दर्शाता है। जैसे कि रोमन संख्या में दिखाया गया है कि इसमें भी 5 को दर्शाने के लिए वी का यूज किया गया था, उसी तरह से, यानी एक इस तरह से अलग होता गया और यहाँ पे जाकर के एक अलग ही सिंबल आ गया था। 6 के लिए इतना दर्शाया गया, 10 के लिए डबल लाइनिंग का, और इस तरह से अंक धीरे धीरे डेवलप करता गया। और अभी के जाके धीरे धीरे करते करते ये मॉडर्न युग में अंक में ये 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 आ गया। लेकिन हाँ, जीरो अभी भी नहीं आया था। ये जीरो इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी खतरनाक चीज है कि ये जीरो के चक्कर में ही, ये जीरो के कारण ही पूरा मैथमेटिक्स में जो अंक का अध्ययन था जो उलट पुलट रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमारे भारतीय गणितज्ञ में एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट आए। आप जानते होंगे आर्यभट्ट के बारे में पूरा, कोई भी जितना भी गणित पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ऐसा कोई नहीं होगा जो आर्यभट्ट के नाम को नहीं सुने होंगे। ऐसे तो देखा जाए तो सभी सुनेंगे, और इन्होंने ही शून्य का आविष्कार है। लेकिन हाँ, फिर से इसका बारे में आता है कि आखिर ऐसे कैसे, उसके माइंड में एक इमेजिन आ गया था, एक शक्ति आ गया था कि वो सोच लिए कैसे गोल होगा जीरो। ये तो बात है ना, ऐसे तो नहीं सोचे होंगे ना। देखा जाए तो यहाँ पे ये आर्यभट्ट अपनी एक किताब, इनका एक पॉपुलर बहुत है, ऐसे तो इनका 3 किताब था, 3 किताब में एक पॉपुलर किताब है आर्यभट्ट में ही पूरा शून्य की जानकारी दी है।
और अगर शून्य की जानकारी आपको जानना है, इस तरह से इतना विकास होते होते ये पूरा अंक हमारे पास में आया है। और हमारे अंक में भी सबसे इम्पोर्टेंट अंक ये है, और इस अंक के बारे में पूरी डीपली जानकारी हम आपको एक अलग ही वीडियो बना करके आर्यभट्ट वाला में, और हमारे भारतीय गणितज्ञ में टोटल बहुत सारे गणितज्ञ हैं, जिसमें से कि रामानुजन है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है। इनकी ऐसी रोचक बातें हैं ना, जिनको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ में यानी गणित में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ करके रखना होगा, और ये सारी चीज़ें को जान गए होंगे, और उसके बाद चलते हैं और उसमें ये भी बताएंगे कि साइन का भी कैसे आविष्कार हुआ। तो आप ना तो कभी याद करके रख ले रहना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।